गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 2 मंत्र कहानी का आगे अध्ययन करते हैं, लेकिन आगे पढ़ने से पहले जो कल पढ़ा था उसका दोहरान करते हैं। पूर्व ज्ञान पर आधारित मुख्य बिंदु। संध्या का समय था, शाम का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। डॉक्टर चड्ढा किसके लिए तैयार हो रहे थे? गोल्फ खेलने के लिए। दो कहार एक डोली लेकर आते हैं, उनके साथ एक बूढ़ा भी था। दो कहार डोली उठाने वाले एक डोली लेकर आते। डोली में कौन है? एक बीमार बच्चा, और उनके साथ एक बूढ़ा व्यक्ति भी था। कौन हो? क्या चाहते हो? डॉक्टर चड्ढा अंदर से ही आवाज लगाकर पूछते हैं, कौन हो? क्या चाहते हो? बूढ़ा व्यक्ति प्रति उत्तर देता है, मैं अपने बीमार बेटे को आपको दिखाने आया हूँ। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। डॉक्टर चड्ढा रोगी को देखने के लिए मना कर देते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी। बूढ़े व्यक्ति ने किसके सामने पगड़ी रखी? डॉक्टर चड्ढा के सामने। पगड़ी उतारना, स्वाभिमान उतारकर चौखट दरवाजे पर रख दी कि आप मेरे बीमार बेटे को देख लो। लेकिन डॉक्टर चड्ढा अपने कर्तव्य पथ से विमुख होकर उसके बेटे को देखने से मना कर देते हैं। किसके बेटे को? बूढ़े भगत के बेटे को देखने से मना कर देते हैं। और अपने मन में सोचते हैं, डॉक्टर चड्ढा मन में सोचते हैं, ऐसे उज्जड़ देहाती यहाँ रोज आया करते हैं। उज्जड़ गंवार देहाती, गांव के रहने वाले लोग यहाँ रोज आया करते हैं। डॉक्टर चड्ढा अपने मन में सोचते हैं। बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर चड्ढा से विनती करता है, गिड़गिड़ा कर पूछता है, कहता है, एक बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में बस यही लड़का सहारा है। और बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर चड्ढा के सामने विनती कर रहा है कि मैं बड़ा दीन हूँ, गरीब हूँ, दुखी हूँ, संसार में बस यही लड़का मेरा सहारा है, कोई इसके अलावा मेरा सहारा नहीं है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा, मूर्ति के समान स्थिर खड़ा रहा। मोटर चले जाने के बाद, डॉक्टर साहब चले जाने के बाद बूढ़ा व्यक्ति मूर्ति के समान स्थिर खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने मजे के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। बूढ़ा व्यक्ति सोच रहा है कि संसार में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपने मजे के आगे किसी व्यक्ति की जान की भी परवाह नहीं करते। कोई मनुष्य इतना कठोर हो सकता है, इसका विश्वास भी नहीं होता। ये डॉक्टर चड्ढा के बारे में बूढ़ा व्यक्ति सोच रहा है। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था। कौन? बूढ़ा भगत, जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदा तत्पर रहते थे, सदा तैयार रहते थे। बूढ़ा भगत हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, तत्पर रहते थे। वे दूसरों की हमेशा सहायता करते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए। कौन खड़ा था? बूढ़ा भगत। जब तक मोटर दिखाई दी तब तक वह टकटकी लगाए खड़ा रहा, एक नजर देखता रहा, शायद मोटर वापस मोड़कर डॉक्टर साहब आ जाए। उस ओर देखता रहा, शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों को डोली उठाने को कहा। कहार डोली उठाने वाले, उनसे डोली उठाने के लिए कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। अपने बेटे को हर जगह दिखाने के बाद डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी, तारीफ प्रशंसा सुनी थी। किनकी? डॉक्टर चड्ढा की। यहाँ से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। कौन? बूढ़ा भगत डॉक्टर चड्ढा के पास से निराश होकर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास अपने बेटे को दिखाने के लिए नहीं गया। सोच लिया कि किस्मत में लिखा ही नहीं। उसने सोच लिया कि किस्मत में बेटा लिखा ही नहीं, और वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास भी अपने बच्चे को दिखाने के लिए
नहीं गया। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से चल बसा। संसार से चल बसना, मृत्यु हो जाना। किसकी मृत्यु हो गई? 7 साल के बच्चे की। बूढ़े बाप के जीवन का बस यही आधार था। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाए भाए करने लगी। बूढ़े बाप के जीवन का सहारा कौन था? उसका एक बच्चा जो उस रात मर गया था। और उसके चले जाने के बाद, उस बच्चे के चले जाने के बाद, यहाँ दीपक किसको कहा गया? बूढ़े बाप के बेटे को। उसकी मृत्यु हो जाने के बाद अंधेरी रात के समान उसके जीवन में भी भाए भाए डरावनी आवाजें आने लगी। जैसे अंधेरी रात में डरावनी आवाजें आती है, वैसे ही उसका जीवन उसे डराने लगा। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनका हर काम नियम से होता था, इसलिए स्वास्थ्य भी अच्छा था। 50 साल की उम्र में जवानों के कान काटते थे। कान काटना एक मुहावरा है, श्रेष्ठ होना। जवान से भी ज्यादा श्रेष्ठ थे कौन? डॉक्टर चड्ढा। कितनी उम्र थी उनकी? 50 साल। उनके केवल 2 ही बच्चे थे। किनके? डॉक्टर चड्ढा के। बेटी ब्याही जा चुकी थी, उसकी शादी कर दी थी, और बेटा 20 साल का हुआ था। उसी की सालगिरह की पार्टी थी। सालगिरह जन्मदिन की पार्टी, जो वर्षगांठ मनाई जाती है, जन्मदिन की पार्टी थी। किसकी? डॉक्टर चड्ढा के बेटे की सालगिरह की जन्मदिन की पार्टी थी। शहर के रईस और कॉलेज के छात्र आए हुए थे। डॉक्टर साहब का बेटा कैलाश एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव मेहमानों की देखभाल में लगा हुआ था। कैसे? नंगे सिर नंगे पांव मेहमानों की आवभगत में लगा हुआ था। अचानक मृणालिनी ने कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। मृणालिनी कैलाश की सहपाठी थी, जो साथ पढ़ती थी। उसने कहा कि कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं, मुझे दिखा दो। कैलाश ने कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। लेकिन मृणालिनी ने आग्रह किया, विनती की, जी नहीं, तुम्हें दिखलाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने की। तुम रोज कल कल करते हो, मतलब कि अपनी बात को आगे के लिए टालते हो और मुझे सांप नहीं दिखाते हो। मृणालिनी और कैलाश सहपाठी थे, सहपाठी करते, साथ पढ़ने वाले थे। कैलाश को सांपों को पालने, उनकी आदतों का अध्ययन करने का शौक था। किनकी आदतों का? सांप की आदतों का, उनको पालने का क्या था? शौक था। ये विद्या उसने एक सपेरे से सीखी। ये विद्या उन्हें किससे सीखी? एक सपेरे से। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का भी उससे मर्ज था, आदत थी, लत थी। किनकी? सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का, उन्हें पालने का, और उनकी आदतों के बारे में अध्ययन करने का भी उन्हें आदत थी, मर्ज थी। मर्ज का अर्थ क्या होता है? लत या आदत। मृणालिनी की जिद करने पर एक महाशय ने कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए टाल मटोल कर रहे हो। टाल मटोल एक मुहावरा है, आनाकानी करना। एक महाशय जो पार्टी में आया हुआ था, उन्होंने कहा कि आप सांप दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए आप आनाकानी कर रहे हो। कैलाश ने जोश में गर्म होकर कहा, उत्साह से कहा, कौन कहता है कि मैं दिखाना नहीं चाहता? आप लोग तैयार हो जाइए। कैलाश ने उत्साह से कहा कि कौन कहता है मैं दिखाना नहीं चाहता? आप देखने के लिए, सांप देखने के लिए तैयार हो जाए। वह सांपों को पिटारे के पास गया। वह सांपों के पिटारे के पास कौन गया? कैलाश। और उसने बीन बजानी शुरू कर दी। कैलाश ने बीन बजानी भी शुरू कर दी। फिर एक एक पिटारे से सांप को निकालना शुरू किया और अपनी गर्दन में लपेटने लगा। कैलाश अपनी गर्दन में लपेटने लगा। एक मित्र ने छेड़ा, मतलब कि उससे पूछा, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश ने हंसकर बोला, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं। यह कहकर एक काले सांप को पकड़कर बोला, मेरे पास इससे जहरीला सांप नहीं है। अगर किसी को डस ले तो देखते देखते दम निकल जाएगा। दम निकलना एक मुहावरा है, मर जाना। ऐसा कहते ही उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई। किसने? कैलाश ने। इतनी जोर से कि उसका मुंह खुल गया। किसका? सांप का।
उसके दांत दिखाते हुए बोला, जिन लोगों को शक हो नजदीक आकर इसके दांत देख ले। किसके? सांप के दांत देख ले। जैसे ही कैलाश ने सांप पर से हाथ ढीला किया, सांप ने उसे डस लिया। किसको डस लिया? कैलाश को। वह उस कमरे की तरफ भागा जहां मेज की दराज में जड़ी रखी हुई थी। मेज की रेक में क्या रखी हुई थी? जड़ी दवा रखी हुई थी। उसके विचार से जिसे पीस कर लगाने से जहर का असर खत्म हो जाएगा। कौन सा जहर था? सांप का जहर। उसे किस जड़ी को पीस कर लगाने से कि उस सांप का असर, सांप के जहर का असर खत्म हो जाएगा। महफिल सभा में भगदड़ मच गई। सब लोग चिंतित होकर इधर उधर आने जाने लगे। डॉक्टर साहब चाहते थे कि उंगली काट दी जाए, पर कैलाश ने माना। डॉक्टर साहब कैलाश की जिस उंगली को सांप ने डसा था उसी को काटना चाहते थे, लेकिन कैलाश ने मना कर दिया। उसे जड़ी पर पूरा विश्वास था कि मैं इस जड़ी को पीस कर लगाने से ठीक हो जाऊंगा, इससे जहर का असर खत्म हो जाएगा। लेकिन जहर ने अपना रंग दिखाया। धीरे धीरे उसके होंठ नीले पड़ने लगे और वह अचेत हो गया, बेहोश हो गया। जहर का असर खत्म नहीं हुआ उस जड़ी से, और कैलाश धीरे धीरे उस असर होने लगा तो वह बेहोश हो गया और कैलाश के होंठ नीले पड़ने लगे। कठिन शब्दार्थ: निश्चल, स्थिर। कलह, लड़ाई, झगड़ा। सालगिरह, जन्मदिन। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। मरज, लत, आदत। महफिल, सभा। अचेत, बेहोश। मुहावरे: कान काटना, श्रेष्ठ होना। टाल मटोल करना, इनकार करना। दम निकलना, मरना या मरे जैसा होना। पर्यायवाची: संध्या, शाम, सांझ। हाथ, हस्त, कर। गरीब, निर्धन, रंक। मरीज, रुग्ण, रोगी। रात, निशा, रात्रि। सांप, सर्प, नाग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।